वेलकम बैक टू लॉबिस क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेकंड क्लास। ओके। तो हमने आपने कल क्लास ली थी, उसमें कोई समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा मैं आगे बढ़ूँ। आगे प्रोसीड करूँ? मैं किसी को कुछ पूछना है? हाँ। तो बेसिकली नाइन जो 9 पॉइंट्स थे वहाँ हमने पढ़ लिए थे। तो हमारा आता है अब 10 पॉइंट, यानी नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वर्ड, मतलब कुछ ऐसे एग्रीमेंट वो कहीं तो वर्ड होते हैं, कहीं वर्ड नहीं होते हैं। जैसे, सॉरी, पहला आता है आपका एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज मतलब किसी की शादी को रुकवाने के लिए, यानी उस कोई अगर शादी कर रहा है, उससे मना करने के लिए कि तुम लोग शादी मत करो। उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा? अगर किसी की शादी, अगर कोई इंसान मेजर है, कोई इंसान एडल्ट है, मेजर है, 18 साल का है मेल में, अगर फीमेल है तो, सॉरी, मेल में 21, फीमेल में 18 साल, अगर इस एज में अगर किसी की शादी रुकवा रहा है तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड। अगर कोई जिसकी शादी रुकवाई जा रही है वो माइनर है, वो 18 साल से कम है, या फिर मेल है वो 21 साल से कम है, अगर उसकी शादी रोकने के लिए एग्रीमेंट हो रहा है तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा। जैसे सपोज ए है और ए का सन है, ए का सन बी। अब ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम्हें मेरी जो प्रॉपर्टी है उसमें हिस्सा तभी मिलेगा जब तुम अपनी शादी 21 साल के हो जाओगे उसके बाद करोगे। यानी अगर तुम अपनी शादी 21 साल पर करते हो तो तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलेगा। अगर तुम पहले करते हो तो क्या हो जाएगा? तो तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड हो जाएगा। ओके। जो एग्रीमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा, क्योंकि वहां पर क्या है, वो लीगल चीज बोल रहे हैं ना कि शादी तुम्हें करनी है तो 21 साल के हो जाओ तब करो। अगर माइनर में करोगे तो वो शादी क्या हो जाएगी? इलीगल होती है। तो इस बेस पे, यानी अगर कोई चीज है कोई ऐसा एग्रीमेंट जो क्या इलीगल चीज के लिए कराया जा रहा है तो वो तो वर्ड हो जाएगा। अगर वही सेम चीज अगर वो किसी लीगल चीज के लिए हो रही है तो वो क्या हो जाएगा? वो एग्रीमेंट वैलिड कहलाया जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट आपका आता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। अगर किसी को काम रोक करने से रोकने के लिए, अगर कोई काम कोई कर रहा है, उस काम को रोकने के लिए अगर कोई एग्रीमेंट किया जा रहा है कि तुम ये काम नहीं करोगे, उसके लिए एग्रीमेंट किया रहा है, अगर वो काम वो क्या है? लॉफुल है, तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड। अगर वो काम इलीगल, काम रोकने के लिए करा जा रहा है, अनलॉफुल वर्क है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? वो एग्रीमेंट वैलिड हो जाएगा। अनलॉफुल के लिए वैलिड और लॉफुल वर्क के लिए वॉइड। ओके। जैसे एग्जांपल समझो इसका। सपोज अगर कोई किसी से जैसे ए है, ए है और ये कंपनी है कोई। अब इसने इससे कॉन्ट्रैक्ट किया, एक्स वाई जेड मान लो, एक्स वाई जेड कंपनी से ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम 5 साल तक सिर्फ मेरा ही काम करोगे, यानी 5 साल तक मेरा ही काम करोगे, तुम किसी अदर कंपनी का
यानी अगर बी आता है, सी आता है, क्या नहीं करोगे, वर्क नहीं करोगे, कोई प्रोडक्ट बनाना है या फिर नहीं करोगे। तो अगर पाँच, यानी इसने कॉन्ट्रैक्ट किया इससे 5 साल, अब ये 5 साल के बाद आता है। अब ये क्या करता है, इस कंपनी से बोलता है कि मेरा तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट है, तुम और किसी कंपनी का क्या नहीं करोगे, प्रोडक्ट नहीं बनाओगे। अगर उसका 5 साल तक है, अगर वो उससे बाई कर रहा है, अगर इसके बाद 5 साल के बाद अगर वो कहता है कि नहीं तुम अभी भी नहीं बनाओगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। मैंने मतलब क्या, वो अनलॉफुल चीज कर रहा है ना। ये अनलॉफुल चीज कर रहा है कि वो किसी का बिजनेस रोक रहा है। अब सपोज, अब सेम कंडीशन मान लो। अब सपोज ए है, वो क्या है, किसी कांच की फैक्ट्री है, उससे क्या, अपनी बोतल है, सी कोल्ड ड्रिंक की कंपनी है सपोज। ए कोल्ड ड्रिंक की कंपनी है और ये क्या है, ये बोतल बनाती है। अब ए ने इससे कांटेक्ट किया कि तुम सिर्फ मेरी ही बोतल बनाओगे 5 साल के लिए। ओके। अब वहां पर क्या कर रहा है, वो रिस्ट्रिक्ट तो कर रहा है ना ट्रेड का, मतलब उसे एक ही पर्टिकुलर जगह पर बांध रहा है कि सिर्फ तुम ए से ही कॉन्ट्रैक्ट करोगे, ना कि किसी बी से, सी से, डी से। ओके, तो यहाँ पर क्या है, अब वो एग्रीमेंट कर रहा है, वो उसका काम ले रहा है। तो वहां पर क्या है, जब 5 साल नहीं, यहाँ 5 साल है, तो 5 साल का एग्रीमेंट हुआ है, तो 5 साल तक वो उसको रिट्रेन कर सकता है, ये एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। क्योंकि कोई बिजनेस है, उसमें क्या है, अगर कोई राइवलरी है, तो वो क्या है, अपना धंधा बनाने के लिए कुछ पैसे ज्यादा या कम करते हैं ना, तो उस चीज के लिए। अब सपोज किसी ने किसी के साथ एग्रीमेंट किया कि तुम्हें अनलॉफुल चीज है, यानी कोई चीज हथियार बेचने हैं, हथियार बेचना बंद करो, उसके लिए एग्रीमेंट किया, तो वो क्या है, एक इलीगल चीज के लिए, इलीगल चीज को रोकने के लिए ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, तो वहां पर क्या है, वो वैलिड माना जाएगा। ओके। अब आता है एग्रीमेंट इन एब्सोल्यूट रिट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। अगर किसी को लीगल प्रोसीडिंग के लिए रोका जा रहा है, तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा। कैसे, सपोज ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हमारे दोनों के बीच में अगर कोई, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, या फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो, वर्ड नहीं हो पा रहा है, कोई अपनी फुलफिल नहीं कर पा रहा है अपने एग्रीमेंट्स, तो उस कंडीशन में हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम अपनी पंचायत बैठाएंगे। ओके, कि हम सी पे जाएंगे, हम, यानी हम फादर के पास जाएंगे, ना कि हम कोर्ट जाएंगे। ओके, यानी ए और बी ने बोला कि हम दोनों में कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर हम अपनी फुलफिलमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कोई चीज आगा, यानी जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो चीज नहीं हो पा रही है, तो हम अपने फादर पे जाएंगे, ना कि कोर्ट में। तो वहां पर क्या है, किसी को कोर्ट जाने से रोका जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या है, वहां पर क्या होगा, वो एग्रीमेंट वर्ड हो जाएगा, यहाँ पर किसी को लीगल हेल्प लेने के लिए रोका जा रहा हो। फिर आता है वेजरिंग एग्रीमेंट। अगर किसी के साथ वेजरिंग एग्रीमेंट हो रहा है, वो वर्ड हो जाता है। अब वेजरिंग एग्रीमेंट मतलब जैसे सट्टाबाजी हो गई किसी चीज पे, यानी ठीक है ना, तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाते हैं, वो वर्ड हो जाते हैं। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, अगर, देखो, अब इसमें भी एक बहुत चीज रहती है, यानी थिन लाइन है, हर चीज के एक्सेप्शन होता है। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, अब सपोज किसी के साथ एग्रीमेंट हुआ, ऑफर हुआ, ऑफर हुआ, फिर एक्सेप्टेंस हुआ, फिर प्रॉमिस बना। अब प्रॉमिस के बाद अगर कंसिडरेशन ही नहीं है, तो एग्रीमेंट जाएगा कहाँ पर, एग्रीमेंट जब कंसिडरेशन ही नहीं है तो एग्रीमेंट बनेगा नहीं। अब सपोज, अगर सपोज ऐसे एक कंडीशन आती है कि ए बंदा है, वो रोड पे जा रहा है, ए कोई पर्सन है, वो रोड पे जा रहा है और उसका पर्स गिर जाता है। अब यहाँ से सी, सी भी आ रहा होता है, सी को पता चलता है कि ए का पर्स गिर गया, तो सी उठाता है और पर्स उठाता है और ए को दे देता है, और ए उसके बदले में सी को 50 रुपीज दे देता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, पर्स भी किसका, ए का, 50 रुपये भी किसके, सी के, वो ए के। अब मिले किसको, बी को। अब क्या था, यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ ना दोनों के बीच में
कि इसने इसका पर्स लौटाया, इसने इसके पैसे दे दिए। यहाँ पर क्या है, विदाउट कंसिडरेशन भी एग्रीमेंट होते हैं। अब गिफ्ट है, अब गिफ्ट है, अगर किसी को गिफ्ट देते हैं तो वहां पर क्या है, कोई एग्रीमेंट होता है, कंसिडरेशन होती है नहीं ना। अगर कोई गिफ्ट दिया जा रहा है, वहाँ वो क्या होता है, वो विदाउट कंसिडरेशन होता है। वहां पर क्या है, कंसेंट भी नहीं होती, यानी इंटेंशन भी नहीं होती है कि हाँ हमें उस चीज के बदले में कुछ मिलेगा। सपोज, अब एग्जांपल समझो, जैसे फादर, वो सॉरी, फादर और सन का, मदर और डॉटर का, या फिर सन या डॉटर का, किसी का भी। ओके। अब इन दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट हो रहा है, कोई चीज हो रही है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वहां पर क्या है, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वहां पर क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। ओके। अब आता है हमारा नेक्स्ट, दस एग्रीमेंट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वर्ड बाय द एक्ट। ठीक है ना, यानी हमारा, हम कैसे मानेंगे, अगर हम वो एक्ट देखेंगे, वो एक्ट हो किस चीज पे बेसिस पर आए, कि तब उस पे हम डिसाइड करेंगे वो चीज वर्ड होनी चाहिए या फिर नहीं। जैसे हमने रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज देखा। अब जो माइनर चाइल्ड है, अगर उसकी शादी को रोकने के लिए कोई एग्रीमेंट हो रहा है तो वैलिड है। अगर वही चीज हम मेजर के लिए करते हैं वो वर्ड है। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड, किसी को लॉफुल, लॉफुल, लीगल अगर कोई ट्रेड रोका जा रहा है तो वो क्या है, वॉइड है। अगर वही चीज क्या है, कोई इलीगल वर्क हो रहा है या फिर कोई अनलॉफुल एग्रीमेंट हो रहा, अनलॉफुल कोई थिंग्स है उसके लिए रोका जा रहा है, तो वो क्या है, वो वर्ड वैलिड माना जाएगा। तो सेम इसे ही चीज चलती है, यानी जो एक्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो एक्ट पर डिसाइड करता है कि वो चीज एग्रीमेंट वर्ड होगा या फिर वैलिड कहला जाएगा। अब आता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल बाई बोथ द पार्टीज। अब जब कोई एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है तो वो क्या होना चाहिए, वो एनफोर्सेबल बाई होना चाहिए, क्या, दोनों पार्टीज से, यानी दोनों पार्टीज की कंसेंट होनी चाहिए। ठीक है ना, उन्हें पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या लीगल ऑब्लिगेशन आएंगी, क्या चीज करना है। ओके। अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट गिव राइज टू राइट्स एंड ड्यूटीज। अगर कोई एग्रीमेंट है, sorry, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वहां पर क्या है, किसी के राइट्स होते हैं, किसी की ड्यूटीज होती है। अब ड्यूटीज मतलब किसी चीज को करना, किसी चीज को करना और किसी चीज को ना करना। किसी का एक्ट होता है ड्यूटीज में, किसी का ओमिशन होता है। अब राइट्स, अब किसी को किसी के राइट्स होते हैं ना, कि हाँ उसने, किसी ने कमिटमेंट की है तो उस चीज को उसे फुलफिल करना है। ओके। ये आपको समझ में आए सारे पॉइंट? आगे बढ़ूं मैं? हाँ, तो अब आता है आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब, अब कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, किस क्या बेसिस रहता है, क्या क्रिएशन रहता है, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो किस बेसिस पे हो रहा है, यानी कैसे होगा, मानेंगे हम ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे है। ओके। तो अब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन क्रिएशन, मतलब कुछ करने पर, यानी कुछ करने या ना करने पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कैसे हम देखेंगे। पहला आता है एक्सप्रेस। अब एक्सप्रेस मतलब व्हेन प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड्स। अगर कोई एक्सप्रेस मतलब कोई ऑफर है या फिर एक्सेप्टेंस है, वो क्या है, किसी के बोलने से या फिर लिख के देने से हो रहा है, तो वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है कोई। किसी ने पूछा कि तुम्हें ये घड़ी, ये कार चाहिए, उसने बोला हाँ चाहिए, कि 1 लाख की है, तो वो उसने बोला ओके। तो क्या है, बोल के हो रहा है। किसी ने लेटर के द्वारा भेजा, पोस्ट द्वारा, कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ, तुम्हें चाहिए तो बताइए। ठीक है ना, वो क्या है, एक एक्सप्रेस हो गया।
फिर आता है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड मतलब आपके कंडक्ट से बताता है कि आपने वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहते हैं, तो वो क्या आपके कंडक्ट से बताता है। जैसे ए ने ए ने बी से बोला कि मुझे अपनी बाइक बेचनी है, मुझे अपनी बाइक 50,000 में बेचनी है। ओके। बी सामने खड़ा था, बी से बोला उसने, ए ने बी से बोला कि मुझे अपनी बाइक 50,000 रुपये में बेचनी है। बी क्या करता है, 50,000 रुपये का चेक ए के हाथ में थमा देता है। अब उसने ना हाँ बोला या ना बोला, कुछ नहीं बोला, उसने सीधे एक चेक लिया और बी के हाथ में दे दिया 50,000 रुपये का। तो उसके कंडक्ट से हुआ ना कि हाँ उसको लेना चाहता है, यानी कंडक्ट से हुआ। ओके। और जैसे अब कोई पैसेंजर है, वो टैक्सी में या फिर बस में बैठ जाता है, तो वो एम्प्लॉयड है ना। हाँ उसका कंडक्ट दिखाया कि वो बैठा है तो वो टिकट लेगा। फिर आपका आता है रेसिप्रो सॉरी रेसिप्रोकल। ईच पार्टी गिव अ प्रॉमिस इन रिटर्न ऑफ अदर प्रॉमिस। यानी अब क्या, कहीं कॉन्ट्रैक्ट, अब पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या होता था कि किसी चीज को किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो तुम, मैं ये सामान दे रहा हूँ, तुम मुझे अपना ये सामान दे दो। अब प्रॉमिस टू सेल एंड परचेज बिटवीन ए एंड बी, ए सेल डिलीवर टू गुड्स एंड बी पेड, बी टू बी पेड फॉर वाई ऑन अ डिलीवरी। ठीक है ना। रेसिप्रोकल मतलब एक हाथ से लिया और एक हाथ से दिया। सपोज जैसे हम दुकान शॉपकीपर पे जाते हैं ना, तो सपोज 1 किलो चीनी ली, 1 किलो शुगर लिया। आ जो शॉपकीपर है, शॉप वाला है, वो आपको क्या देगा, चीनी देगा, और आप उसको क्या देंगे, पैसे देंगे। ओके। तो मतलब रेसिप्रोकल मतलब आपने तुरंत उसको दिया, उसने आपको सामान दिया। अब अल्टरनेटिव, अब नेक्स्ट क्या आता है, अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मतलब आपके पास चॉइस होती है, कि आपके पास चॉइस है कि आप ए या बी में से कोई भी चीज ले सकते हैं। ठीक है ना। अल्टरनेट प्रोमिस इज वन विच ऑफर्स द चॉइस ऑफ टू थिंग्स व्हेन दे आर द टू थिंग्स इन अ मॉल ऑफ अ सेम टाइप एंड वी मस्ट चूज वन ऑफ देम। अब अब मॉल में गए, अब मॉल में क्या है, दो तरह की जींस रखी है। हाँ, दो तरह की जींस रखी है सेम टाइप की। दो तरह की जींस रखी है, एक ये जींस है एक ये जींस है। अब आपके पास क्या चॉइस है कि आप या तो ये ले सकते हैं या फिर ये ले सकते हैं। अब सपोज दोनों की प्राइस भी सेम है, सपोज इसकी भी 1,000 है और इसकी भी 1K है। ओके। इसकी भी 1K है और इसकी भी 1K है। अब आपके पास अब चॉइस है, आप या तो आप ये ले लीजिए या ये ले लीजिए। मतलब अल्टरनेटिव, यानी आपके पास चॉइस है चूज करने की, उसे बोलते हैं अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्ट। ओके। फिर आता है नेक्स्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन एग्जीक्यूशन। यानी बेस्ड ऑन एग्जीक्यूशन मतलब आप क्या कंडक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से पता चलता है कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस चीज पे जा रहा है। ठीक है ना। फिर आपका नेक्स्ट, तो पहला आता है आपका एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट मतलब इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द बोथ द पार्टीज हैव फुलफिल्ड देयर रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट था, जहाँ पर जो राइट्स ड्यूटीज दी थी, वो क्या है, वो ईच पार्टीज ने क्या कर ली है, फुलफिल कर ली है। तो मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, खत्म हो चुका है। यानी जो जो कॉन्ट्रैक्ट था, यानी जो कुछ भी चीज थी, जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो फुलफिल हो जाता है। फिर आता है executory contract. It is a contract when both the parties have still to perform their respective obligation under the contract. अब किसी के एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अगर सपोज किसी ने ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे 10,000, सॉरी चलो 10 टन ही बोलो, 10 टन शुगर चाहिए, शुगर चाहिए। तो
ए ने बी से बोला कि मुझे 10 टन शुगर चाहिए। अब बी ने क्या करा, भेज दिया, मगर वो चीज क्या है, वो अभी ऑन द रोड है, मतलब रास्ते में है ट्रक जाना। तो वो क्या है, तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एग्जीक्यूट हो चुका है, उसने भेज चुका है, मगर अभी कहाँ है, वो अंडर परफॉर्मेंस है, मतलब वो अभी चल रहा है, स्टिल परफॉर्मेंस में। जब तक जो ट्रक है वो ए के पास नहीं पहुंचेगा तब तक क्या नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड नहीं होगा। ओके। फिर आपका आता है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन एनफोर्सेबिलिटी। अब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन एनफोर्सेबिलिटी में अब पहला आता है, इसमें आता है आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो क्या हो, एनफोर्सेबल बाई लॉ हो, जो दोनों एक लॉफुल हो। तो a valid contract, it is a contract which satisfy all the essential elements prescribed by law. It is enforceable by both the parties. Okay। मतलब अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहाँ बोलेंगे हम, जहाँ लॉफुल एग्रीमेंट हो, लॉफुल कंसिडरेशन हुआ, ठीक है ना, किसी लॉफुल कंडक्ट हुआ, लॉफुल चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लॉफुल थिंग है, ठीक है ना, सब कुछ क्या है, लॉफुल है। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो क्या होगा, वो एनफोर्सेबल बाई लॉ होगा, और बोथ द पार्टीज भी होगा। यहाँ तक आपको समझ में आया, बताइए। समझ में आ रहा है आपको? ओ, हाँ। तो नोट, यह है a detailed description of the essential elements of a valid contract is, सॉरी चलो इसको हटाओ। तो मैंने पहले बता चुका हूँ कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा। ओके। फिर आपका आता है वॉइड एग्रीमेंट। कभी भी याद रखना कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। जब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का होगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है जब आप अपने सेमेस्टर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ वॉइड एग्रीमेंट, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। मगर आप अभी क्या है, वॉइड एग्रीमेंट ही होता है, क्योंकि जो एग्रीमेंट ही वॉइड हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कैसे। It is an agreement where in any essential elements of a valid contract is missing। अब कोई एग्रीमेंट है, सपोज जो ऑफर हुआ, प्रपोजल हुआ, फिर प्रॉमिस, प्रपोजल हुआ, प्रॉमिस ही पे बस गया, ऑफर ही लगा, ऑफर हुआ, फिर एक्सेप्टेंस हुआ, फिर प्रॉमिस बना, फिर क्या हुआ, कंसिडरेशन। अब सपोज जो कंसिडरेशन हुआ वो अनलॉफुल था। अब जब कंसिडरेशन ही अनलॉफुल हुआ तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। ओके। यानी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कोई ऐसा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वहां पर क्या है, जो चीज होनी चाहिए, वो जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज होनी चाहिए वो मिसिंग हो, तो वो क्या हो जाएगा, वर्ड एग्रीमेंट। अब वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इट इज एन एग्रीमेंट वेयर in free and voluntary consent of the one party is missing, and hence the parties whose consent is not free can avoid the contract. A valid contract may be considered valid if it is not cancelled by the aggrieved party within the reasonable time। अब देखो इसमें खेल होता है, इसमें एक थिन लाइन चीज होती है जो समझने के लिए होती है। अब देखो, जो वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट है, वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड ही रहता है। वो क्या होता है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब कैसे, सपोज ए और बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब बी ने क्या करा, फ्रॉड करा, यानी उसने चाल खेल दी, उसने कुछ चीज उससे छुपाई नहीं, कुछ चीज छुपा ली ए से, जो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब सपोज, जब तक अगर बी को कुछ पता ही नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वर्ड नहीं है। अब जब तक जो ए है, अगर उसको पता चल गया कि उसने मेरे साथ ये चीज फ्रॉड करी है, या फिर मुझसे कुछ चीज छुपाया है,
जब तक वो ए क्या नहीं जाएगा, कोर्ट नहीं जाएगा, तब तक क्या होगा, वो जैसे ही कोर्ट जाएगा वो वर्ड हो जाएगा, वर्डेबल। जब तक अगर कोर्ट नहीं जाएगा वो चीज क्या हो जाएगी, वैलिड रहेगी। तो हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल कब होता है, वहां पर क्या है, एक मिनट। हाँ, देखो, सपोज वैलिड वर्डेबल, सारे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही होते हैं अगर कोई वैलिड वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट है। कब तक, वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट हम कब जब बोलेंगे, जब कोई पार्टी है, अगर कोई पार्टी कोर्ट जब तक नहीं जाती है, ठीक है ना, जब तक कोई पार्टी कोर्ट नहीं जाएगी, अगर कोर्ट, जैसे कोर्ट नहीं जा रही है तो वैलिड है, अगर कोर्ट पहुंच गई तो वर्डेबल है। अब सपोज ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे कैट चाहिए, दो कैट चाहिए पालतू। अब उसने बोला, उसने कुछ डिस्क्रिप्शन दिया कि ये ऐसी 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 होनी चाहिए। अब सपोज बी से कांटेक्ट किया, मगर बी ने सारी चीज तो फुल करी, ए बी ये, मगर ये चीज उसने फुलफिल नहीं करी और इसने इसको बताया भी नहीं, इसने इसको बताया भी नहीं। इसने जो दो बिल्लियां थी वो ए को डिलीवर भी कर दी, बी ने पैसा भी दे दिया। अब बी को बाद में पता चलता है कि उसने ये चीज तो फुलफिल करी नहीं। तो उस कंडीशन पे अब बी जाएगा कोर्ट में, अगर बी बैठ जाता है चलो छोड़ो कोई नहीं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, वैलिड। अगर वो कोर्ट चला जाता है तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल। अब वर्डेबल के लिए हमें वैलिड कब करना है, अब ये चीज जब जे फुलफिल कर लेगा, बी फुलफिल कर देगा, वो कॉन्ट्रैक्ट पहले से क्या हो जाएगा, फिर से वो वैलिड हो जाएगा। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। आपको समझ में आया, वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जो माइनर सा डिफरेंस है। ओके, तो ये सेशन में एंड करता हूँ।